डिजिटल न्यायालय से परिचय। दैनिक पूर्व टाइम्स अपने डिजिटल माध्यम से पाठकों को डिजिटल न्यायालय से परिचित करवाने के लिए यह कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। यह कार्यक्रम आपका परिचय डिजिटल न्यायालय की कार्रवाइयों से करवाएगा। इस कार्यक्रम में आपको इस बात की जानकारी मिलेगी कि ऑनलाइन न्यायालयीन कार्यवाही कैसे संचालित होती है, कैसे पक्षकार अपने न्यायालयीन प्रकरणों की जानकारी ऑनलाइन ले सकते हैं और न्यायालयीन कार्यवाहियों में राष्ट्रीय भाषा हिंदी और स्थानीय भाषाओं में कामकाज करने का तरीका क्या है। आइए इन तीनों विषयों पर अधिक जानकारी लेने के लिए ऑनलाइन मिलते हैं एक विधि विशेषज्ञ से और डिजिटल न्यायालय से परिचित होते हैं। आज हम बिलासपुर आए हैं नियम कानून के बारे में जानने के लिए और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता महोदय हैं जिनके साथ हम बात करना चाह रहे हैं। पहले तो अधिवक्ता महोदय का एक परिचय कि वो अपने आप को कैसा परिचय करना देना चाहते हैं। नमस्कार, मैं सुदीप श्रीवास्तव, मैं अधिवक्ता हूँ। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केसेस वकालत करता हूँ। सर, हम लोग आपसे आज 2-3 विषय पे छोटी जानकारी लेना चाह रहे हैं जो कि हमारे ऑडियंस और हमारे जो लोग हैं उनको भी एक एज ए ट्यूटोरियल उनको पता चले। एक जो विषय है कि हम लोग अभी कोरोना काल से निकले हैं। कोरोना काल से बहुत सारी हमारा नुकसान हुआ, लेकिन इस नुकसान के बीच में एक हमारा फ़ायदा ये हुआ कि हम डिजिटलाइजेशन पे बढ़े। तो हम लोग एक विषय पे बात करना चाह रहे हैं कि वो है डिजिटल न्यायालय। कि डिजिटल न्यायालय का जो बदलाव आया उस संबंध में आप क्या सोचते हैं कि उसको हमको क्या करना चाहिए, या आपका और मार्गदर्शन की जो हमारे जो युवा वकालत कर रहे हैं और उनके लिए कि अब डिजिटल जो युग आ गया है और डिजिटल खासकर न्यायालय का युग आ गया है, इस न्यायालय के युग में हम क्या बदलाव लाना चाहिए हमको? देखिए, अगर आप ध्यान देंगे तो अभी पिछले 1 सप्ताह पहले ही भारत के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर जस्टिस चंद्रचूड़ ने इस बात पर नाराज़गी जताई कि कोविड के समय जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई हो रही थी वो सुनवाई कुछ हाई कोर्ट ने ख़त्म कर दी। तो उन्होंने इस पर नाराज़गी जताई और कहा कि आप ये मत सोचिए कि ये कोविड काल की ही एक व्यवस्था थी। डिजिटल और वीडियो के माध्यम से जो हम न्याय को सुलभ बना सकते हैं, उस प्रक्रिया को अगर हम आगे बढ़ गए हैं तो अब पीछे नहीं खींचा जा सकता और इसको आगे ही बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर आप लोकल हिसाब से देखें तो इससे बहुत बड़ी संख्या में खर्चा बचता है सरकार का, क्लाइंट का खर्चा बचता है और चीज़ें बहुत जल्दी होती है। जैसे कि ट्रायल कोर्ट में बहुत सारे पेशी पर मुलजिम को लाने की ज़रूरत नहीं है, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत हो सकते हैं और वो जो पूरा व्यवस्था है कि वो हर पेशी में कोर्ट के सामने उपस्थित कराया जाए, उस पूरे खर्चे से और पूरी समस्या से मुक्ति मिलती है। साथ ही साथ अगर किसी व्यक्ति का अधिवक्ता एक ही समय में 2 शहरों में है तो 2 शहरों में मामले लगे हैं और एक शहर से वो दूसरे शहर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बहस कर सकता है, तो क्लाइंट जो है एक नए अधिवक्ता को लगाने, उसको फीस देने से बच जाता है। तो डिजिटाइजेशन बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा एक और बड़ा पहलू है, कागज़ जितना ज़्यादा उपयोग होगा उतना पर्यावरण को क्षति है। अगर एक बार एक कॉपी बनती है और वो डिजिटल उसमें PDF बन के कंप्यूटर में पढ़ते हैं तो जो उसकी 8-8, 10-10, 15-15 कॉपियाँ होती हैं उससे बचा जा सकता है। तो ऐसे देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिसमें डिजिटाइजेशन से फ़ायदा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से फ़ायदा है। और जब बहुत महत्वपूर्ण मामले हैं, जब न्यायालय को लगता है या क्लाइंट को लगता है कि नहीं आमने सामने ही सुनवाई ज़रूरी है, तो वो ऑप्शन भी मौजूद है। तो इसको हाइब्रिड जो व्यवस्था है, हाइब्रिड व्यवस्था को निसंदेह जारी रखना चाहिए। एक पक्षकार के रूप में एक जो प्रश्न आता है कि एज ए पक्षकार क्या हम जो वीडियो जो भी वहाँ पे न्यायालय में जो कार्यवाही चल रही है वो उसको डिजिटल देखा जा सकता है, या ऐसी कोई सुविधा अभी है क्या? ऑनलाइन के समय में तो शायद थी, ऐसा व्यवस्था हो जाता था कि डिजिटलाइज दिखने का मौका मिल सकता था, पर क्या अभी ऐसी कोई व्यवस्था है क्या? कॉस्टली जैसे आ जाती है, लेकिन हम एज ए पक्षकार उसको देख पाएंगे क्या, या उसकी क्या व्यवस्था है? इसके बारे में आप थोड़ा मार्गदर्शन। देखिए, भारत में जो जुडिशरी का कॉन्सेप्ट है, न्यायालय का कॉन्सेप्ट है, वो ओपन प्लेस है। ओपन प्लेस मतलब सभी लोगों के लिए खुला है। हाँ, अब ये अलग बात है कि एक कमरे में 100 से ज़्यादा आदमी नहीं आ सकते, तो अब 1000 आदमी जाना चाहेंगे तो रोक लगानी ही पड़ेगी, वो तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। इसलिए जो डिजिटाइजेशन है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, उसकी सुनवाई
लाइव हो, ये व्यवस्था की तरफ देश धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अभी आप 21 तारीख को ही देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट खोलिए, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ जो महाराष्ट्र के दलबदल मामले की सुनवाई कर रही है, वो लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। आप चाहें तो उसको चालू करिए और पूरा दिन देखिए। तो धीरे धीरे ये व्यवस्था सभी न्यायालयों में लागू होगी और सारे न्यायालय की कार्रवाई आप लाइव देख सकेंगे, जो बाद में यूट्यूब पर भी उपलब्ध होगी। तो हम इस तरफ बढ़ रहे हैं आगे, और अभी जो चीफ जस्टिस है उनका इस मामले में बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है कि हमको जस्टिस चंद्रचूड़ का कि वो हम इसमें आगे बढ़ना चाहिए। एक पक्षकार के रूप में हम ये जानते हैं कि कॉज लिस्ट भी मिल रहा है, जैसे आपने बताया कि हो सकता है कि बहुत जल्दी हम लोगों की इस व्यवस्था से भी वो फ़ायदा मिले कि हम उसको डायरेक्ट देख सकते हैं, डायरेक्ट लोग उसमें ला सकते हैं। एक जो और बात है जो हम सब के एज ए पक्षकार, एज ए नागरिक, एज ए क्या कहते हैं एक वो व्यक्ति, आम आदमी, कि हमारी जो भाषा है जो वो है अंग्रेजी, अभी भी जुडिशरी की भाषा है, और अगर इसमें भी अतिशयोक्ति की नहीं कि आज हम अंग्रेजी के गुलाम ही हैं। आपको क्या लगता है कि कब हम हिंदी और स्थानीय भाषा, जैसे हमारे प्रदेश की छत्तीसगढ़ी भाषा जिसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, इसमें कब आ पाएंगे, और इसके लिए हम लोग को क्या क्या आपका मार्गदर्शन चाहिए कि कैसे हम खासकर जुडिशरी और क्या कहते हैं इसके लिए आपका विधानसभा, लोकसभा, नगरीय निकाय में ला सकें, विशेषकर जुडिशरी में आप थोड़ा सा मार्गदर्शन दीजिए, क्योंकि हम लोग भी उस पर प्रयास करना चाहते हैं और बोलना चाहते हैं। देखिए, भाषा अंग्रेजी है, हाई कोर्ट की ही कह सकते हैं आप। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक तो सब कुछ काम हिंदी में हो रहा है, पूरा काम हिंदी में होता है। और छत्तीसगढ़ी की जहाँ तक बात है, छत्तीसगढ़ी बोली है, भाषा के रूप में इसको मान्यता नहीं है अभी। 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं दर्ज हैं जिनको मान्यता है, उन पर काम करना सरकारों को और सभी को मजबूरी होती है, वो बाध्य है। चूँकि ये 8वीं अनुसूची में नहीं है, इसलिए अभी ऐसी बाध्यता नहीं है। फिर भी राज्य सरकार संविधान के विशेष प्रावधान का उपयोग करके इसको कामकाज की भाषा बना सकती है। उसके लिए अलग से नोटिफिकेशन वगैरह करने होंगे। तो अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन है नहीं। और एक समय मैंने और कनक तिवारी जी ने एक याचिका लगाई भी थी कि गोंडी, छत्तीसगढ़ी, ये कम से कम 2 बोली ऐसी है जिनको कामकाज की भाषा बनाया जाए। उस याचिका में आगे कुछ हुआ नहीं। तो ये जब तक सरकार का नोटिफिकेशन ना हो या 8वीं अनुसूची में शामिल ना हो जाए संविधान की, तब तक छत्तीसगढ़ी को तो आगे लाना थोड़ा सा कठिन है। लेकिन जहाँ तक हिंदी की बात है, मैंने देखा है हाई कोर्ट में भी कोई भी माननीय न्यायाधीश हिंदी में की जा रही बहस को रोकता नहीं है। अंग्रेजी का कारण ये है कि अंग्रेजी कंप्यूटर आने के बाद से बहुत आसान काम करने की भाषा है, जिसमें केवल 26 लेटर होते हैं, जबकि हिंदी में आपको 52 व्यंजन मिलेंगे, फिर स्वर मिलेंगे और फिर मात्राएं होंगी, तो उसकी टाइपिंग थोड़ी सी तकलीफदेह होती है। उसके कारण उसको मिला है मौका। और पुराने जितने जजमेंट हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट ने शुरू किया है कि जो पुराने जजमेंट हैं वो अलग अलग भाषाओं में दिए जाएं, तो वो भी उन्हीं भाषाओं में ट्रांसलेट हो रहे हैं जो 8वीं अनुसूची में हैं। तो छत्तीसगढ़ी को अगर आगे बढ़ाना है न्यायालय के कामकाज के रूप में, तो इसको या तो 8वीं अनुसूची में शामिल कराना होगा पहले, या कामकाज की भाषा के रूप में राज्य सरकार से नोटिफिकेशन कराना होगा ये, और उसको केंद्र सरकार भी अप्रूव करे, तब जाके इस पर कुछ आगे बढ़ेगी बात। आपको क्या लगता है कि ये जो छत्तीसगढ़ी का जो मुद्दा है, जिसमें आपने मार्गदर्शन दिया कि ये जो 2 टेक्निकल बात थी राज्य शासन और केंद्र शासन के लिए, इसमें पहल किसको करना चाहिए? ये तो मतलब अभी ऐसा है कि पहले वो करे या राज्य करे या केंद्र करे। देखिए, जाहिर बात है, भाषा राज्य की है तो राज्य को पहल करना है, राज्य को प्रस्ताव पास कर करके केंद्र को भेजना है, राज्य को मांग करना है, सारा कुछ राज्य को पहले करना है और केंद्र को उसमें अप्रूवल देना है, सहयोग करना है। भाषा के रूप में 8वीं अनुसूची में मान्यता देने के लिए बहुत से क्राइटेरिया है कि उसका व्याकरण होना चाहिए, उसकी किताबें। तो राज्य सरकार को प्रोत्साहित करना चाहिए लोगों को कि उसके वह संबंध में काम करें, उसका साहित्य का सृजन हो, उसके साहित्य का संकलन हो और उसका व्याकरण हो, उसकी सारी चीज़ें पहले से हों, तब जाके किसी बोली को भाषा के रूप में मान्यता मिलती है। एक अंतिम मार्गदर्शन आपसे चाहिए कि एक मैं नागरिक हूँ, इस प्रदेश का नागरिक हूँ, देश का नागरिक हूँ,
तो मुझे छत्तीसगढ़ी भाषा के लिए मेरी तरफ से एज ए नागरिक क्या पहल करना चाहिए, मेरे को किसको लिखना चाहिए, किसको बताना चाहिए, या क्या व्यवस्था करनी चाहिए। जैसे मेरे को नगर निगम में जाना चाहिए, मेरे को विधायक के पास जाना चाहिए, मेरे को पार्षद के पास जाना चाहिए, मेरे को सांसद के पास जाना चाहिए, कलेक्टर के पास जाना चाहिए। ऐसा कौन सा स्टेप जो एक मार्गदर्शन की एक आम नागरिक जो एक सिंपल सा एक व्यक्ति है मेरे जैसा, तो ऐसा क्यों क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत सादी सी बात है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमको जितनी भी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, चाहे वो पंचायत हो, चाहे वो निगम हो, पालिका हो, नगर पंचायत हो, विधानसभा हो, संसद हो, हमको हर जगह इसके लागू करने के पक्ष में प्रस्ताव पास कराना चाहिए, क्योंकि वो प्रस्ताव पास होंगे तो उससे दबाव बनेगा राज्य सरकार पर भी और केंद्र सरकार पर भी। मान लीजिए दुर्ग जिले की 100 पंचायत हैं और 100 में से 80 पंचायत ये प्रस्ताव पास करती हैं कि हमारी कामकाज की भाषा छत्तीसगढ़ी होनी चाहिए, तो उसका दबाव बनेगा। तो जो सबसे पहला कदम है वो कि हमको अपने जिस जगह हम रहते हैं वहाँ से ये प्रस्ताव पास कराएं, और वो प्रस्ताव पास अलग अलग जगहों से होता जाए तो उसका दबाव बनेगा। धन्यवाद वकील साहब का कि हमें इन्होंने एक बहुत से विषय जो एक आम आदमी को लगता है कि मेरे को पूछना चाहिए, मेरे को बताना चाहिए या मेरे को कोई गाइड करे, तो वकील साहब ने हम लोगों को एक अच्छा मौका दिया कि हम अपने वो कैसे कर सकेंगे। इसके साथ साथ मैं पूरब टाइम्स का भी आभार कि उन्होंने एज ए नागरिक मुझे अपनी बात बोलने की दी, और मेरे को अपने अनुभव के आधार पर जो प्रश्न वकील साहब से मार्गदर्शन मिलना था वो मेरे को मिल पाया।